सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना था, उसी के आगे वाले पार्ट्स करने थे जिसमें मैंने कहा था इफ द डेरिवेटिव्स of two functions f and g exist at a point z। नेक्स्ट इसमें हमें प्रूव करना है कि d अपॉन डी जेड एफ जेड जी जेड इज इक्वल्स टू एफ, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें, एफ जेड जी डैश जेड प्लस एफ डैश जेड जी जेड। प्रूफ देखते हैं। सिंस f and g are differentiable at z, डेफिनेशन लगा दो, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z इज इक्वल्स टू एफ डैश z एंड लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f g z प्लस डेल्टा z माइनस जी जेड अपॉन डेल्टा z, दिस इज g डैश z। अब लेफ्ट साइड वाला कंसीडर करते हुए चलते हैं। कंसीडर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ जी z प्लस डेल्टा z माइनस एफ इंटू जी जेड अपॉन डेल्टा z। फिर से डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने डेफिनेशन ही अप्लाई करी है। ओपन करो इसको, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जी जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब इसमें क्या करना होगा मुझे, ऐड और सबट्रैक्ट कर देती हूँ मैं। किसको करूँगी बताओ, क्योंकि मुझे ये दोनों लेके आने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जी जेड, ये एज इट इज। अब ऐड और सबट्रैक्ट करती हूँ, एफ जेड जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जी जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड। सो यहाँ से क्या होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अब एक ये वाली टर्म और दूसरी कौन सी, ये वाली, इसमें जी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमन ले लो और बच क्या गया हमारा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब इन दो टर्म से एफ जेड कॉमन लो, तो जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जी जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा बताओ, ये वाली जो टर्म है, ये लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 अप्लाई करो, ये तो जी जेड बनेगी, ये वाली एफ डैश जेड बन जाएगी प्लस एफ जेड जी डैश जेड। आ गया हमारे पास रिजल्ट। प्रूफ क्लियर है सबको।
Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट सिमिलर मैनर में डी अपॉन डी जेड एफ जेड अपॉन जी जेड इसका करते हैं। इसमें क्वेश्चन टूल लगा देंगे, जी जेड स्क्वायर जी जेड एफ डैश जेड माइनस एफ जेड जी डैश जेड। So to establish the differentiability of f, we first prove the differentiability of 1 upon g where g is non-zero, to establish the differentiability of f upon g, क्योंकि बाकी तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगा के हो ही जाएगा थर्ड वाला यूज करके। सो 1 अपॉन जी की देखते हैं। कंसीडर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा z, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन जी जेड प्लस डेल्टा z माइनस 1 अपॉन जी जेड। यहाँ पे एलसीएम ले लो, जी जेड माइनस जी जेड प्लस डेल्टा जेड। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले तो माइनस कॉमन लेती हूँ न्यूमरेटर से। सो जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जी जेड अपॉन डेल्टा जेड जी जेड प्लस डेल्टा जेड जी जेड। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो हमारा इतना पार्ट है ध्यान से देखना, जो इतना पार्ट है क्योंकि जी हमारा डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इसको तो मैं लिख दूंगी जी डैश जेड। अब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ये पार्ट 0 हो रहा है तो जी जेड इंटू जी जेड यानी कि जी जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, एफ जेड अपॉन जी जेड का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एफ जेड इंटू 1 अपॉन जी जेड का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या मिलेगा एफ डैश जेड इंटू 1 अपॉन जी जेड प्लस एफ जेड इंटू माइनस 1 अपॉन जी जेड का स्क्वायर। इसमें भी एलसीएम ले लो, जी जेड का स्क्वायर एफ डैश जेड जी जेड माइनस एफ जेड जी डैश जेड। यहाँ पे जी डैश जेड भी आएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन जी जेड के डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने ये फाइंड करी है ना, इसलिए। सो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट है चेन रूल।
if G is differentiable at A belongs to complex numbers and F is differentiable at GA, then F composition G is differentiable at A and F composition G का डेरिवेटिव ये होगा F डैश जी ए और फिर G डैश ए। प्रूफ देखते हैं। So define a function phi h as follows. Phi h is equals to F G A plus H minus F G A if G A plus H is not equal to G A, F dash G A if G A plus H is equals to G A. Then phi 0. phi 0 की क्या वैल्यू हो जाएगी? H को यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ तो चलो है ही नहीं, यहाँ पे पुट करोगे तो एफ जी ए आ जाएगा, एफ जी ए माइनस एफ जी ए 0 हो गया। एक सेकंड रुको। एक बार पूरा प्रूफ लिखती हूँ फिर देखती हूँ यहाँ पे phi 0 मैंने एफ डैश जी ए कैसे लिख रखा है। Also phi h is continuous at 0. Consider f g a plus h minus f g a upon h is equals to f g a plus h minus f g a upon g a plus h minus g a into g a plus h minus g a upon h. We know that as g is differentiable, limit h tends to 0, g a plus h minus g a upon h is equals to g dash a. Therefore, taking limit as h tends to 0 on both sides of 1, we get limit h tends to 0 f g a plus h minus f g a upon h is equals to limit h tends to 0 f g a plus h minus f g a
अपॉन जी ए प्लस एच माइनस जी ए, और इस पे लगाओगे लिमिट तो ये मेरा जी डैश ए बनेगा, ये वाला पोर्शन। नाउ it remains to prove that limit h tends to 0 phi h is limit h tends to 0 f g a plus h minus f g a upon g a plus h minus g a equal to f dash g a। सो जो ऊपर लिखा हुआ था फाइ जीरो इज एफ डैश जी ए, वो यहाँ से आया था कि अगर h जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये हमारा एफ डैश जी ए होता है, यही होता है ना। बस z की जगह पर जी ए प्लस एच आ रहा है, मतलब वो ऐसे है ना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जेड है वो ए प्लस एच है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा जेड है ना, मतलब काफ़ी बार इसको एज अ शिफ्ट ऑपरेटर समझ लेते हैं, तो प्लस एच करके पॉइंट ए से हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं ना। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सो लेट जी ए प्लस एच not equal to GA if mod H is sufficiently small, then since F is continuous at GA, therefore अब continuity की definition लगाते हैं, given epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that F GA plus H minus F GA upon H माइनस जो उसकी लिमिट होती थी, इसकी लिमिट एफ डैश जी है, इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than mod GA plus H minus GA less than delta 1. Also G is continuous at A। अब G को मैं continuous क्यों कह पा रही हूँ? थ्योरम में तो मेरे को क्या गिवन था, G is differentiable। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, तो इस वजह से मैं कह पा रही हूँ कि G is continuous at A। Therefore given डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन की जगह बस डेल्टा ले रहे हैं क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर ही लेना है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा 1 लिया है, यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर गिवन डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा greater than 0 such that GA plus H minus GA is less than delta
if 0 less than mod h less than डेल्टा। अब एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये वाली, इसमें जी ए प्लस एच माइनस जी ए, इसको हम एच पुट करते हैं, पुट जी ए प्लस एच माइनस जी ए इक्वल टू एच इन 1, we get mod f g a plus h minus f g a upon h minus f dash g a less than epsilon 0 less than mod h less than delta। अब इस वाली टर्म की हमारी लिमिट क्या आ रही है, f dash g a, this implies limit h tends to 0 f g a plus h minus f g a upon h is equals to f dash g a, और h मेरा क्या था, जी ए प्लस एच माइनस जी ए। इफ जी ए प्लस एच इज इक्वल्स टू जी ए, then the result is trivial। क्लियर है प्रूफ? यस मैम। थोड़ा सा अजीब सा है, एक बार लिख के देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे तो ऊपर नीचे करती रह जाती हूँ मैं स्क्रॉल, लिख के देखना इसको, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम ये आया प्रीवियस ईयर में एग्जाम में? नहीं ये नहीं आया, लेटेस्ट वाले नहीं चेक किए, पर मेरे टाइम तक तो नहीं था। नहीं हमारे टीचर ने भी नहीं करवाया ना इसको, बता देते उन्होंने तो बस डिफरेंशिएबिलिटी में बस उन्होंने 8 थ्योरम्स भी नहीं करा जैसे आप टैक कराया, मतलब सॉल्व उन्होंने बस थ्योरम्स लिख दी कि अपने आप पढ़ लेना। अच्छा, मतलब ये भी नहीं कहा अपने आप कर लेना, बताया भी नहीं, क्या एग्जाम में नहीं आते वैसे भी, फिर आगे से वो स्टार्ट कर दिया। अब बोलते हैं सेक्शन कौन सा है याद नहीं। चलो आगे से बता दिया करेंगे, अगर नहीं कराया होता है तो हम भी नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। पता नहीं मैम, वो तो वैसे भी काफी चीजें छोड़ देती हैं, इसलिए मुझे लगा नहीं बराबर है समझ। उन्होंने वैसे भी मैट्रिक्स बेसिस में बहुत चीजें छोड़ी थी, तो वो भी आ गई थी एग्जाम में, तो फिर हम तो उनका कर ही लेनी भरोसा नहीं चाहिए, कुछ खास। रिस्क क्यों लेना। हाँ मतलब उनका कुछ खास भरोसा नहीं है, तो मतलब खुद में पता है लगता है ऐसा, मतलब अब क्या कर रहे हैं, W इक्वल टू एफ जेड लिखते हैं और कैपिटल W को GW लिख रहे हैं, सो दैट कैपिटल W इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ जेड। देन चेन रूल बिकम्स, क्योंकि अगर GW है यानी कि GW, WFZ है, तो GFZ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्पोजिशन ना। So by chain rule dW upon dz, this will be dW upon dW, क्योंकि W हमारा इस स्मॉल w का फंक्शन था, इसीलिए पहले इसका डेरिवेटिव स्मॉल w के साथ होगा, फिर जो मेरा W है वो z का है फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव होगा z के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2z² प्लस आयोटा टू द पावर 5। कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले क्या करो, ये जो मैंने ऊपर नोट लिखा है ना इसी का यूज़ करने वाली हूँ। स्मॉल w लिख लो एफ जेड, यानी कि ये फंक्शन 2z² प्लस आयोटा, इतना लिखना है, ठीक है।
और कैपिटल W स्मॉल w का फंक्शन है तो उसे लिखो w⁵, देन d upon dz of this capital W means w⁵, यानी कि 2z² प्लस i⁵. अब इसको ऐसे लिखते हैं d upon dz of w⁵. This will be 5 w⁴. So 5 w⁴ और साथ में ये w का dz के साथ होगा ना, यस मैम। ठीक है। तो 5 w⁴ 2z² प्लस i⁴ और इस w का z के साथ यानी कि 4z। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा 20z z² प्लस 2z² प्लस i⁴, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक एक्सरसाइज आ चुकी है, कर लेना उसको ट्राई। मैं आज भेज ही दूंगी पूरी PDF बना के आज तक की, ठीक है, क्लास के बाद। अब नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं हम, 21। आपकी बुक में भी सेक्शन 21 ही है ना, CR इक्वेशंस वाला। अब जो थ्योरम मैं कराने वाली हूँ ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 6 मार्क्स में। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? सपोज दैट fz is equals to uxy plus iota vxy and f dash z exists at a point z naught equal to x naught plus iota y naught, then the first order partial derivatives of u and v must exist at x naught comma y naught and they must satisfy the Cauchy-Riemann equations ux equal to vy, uy equal to minus vx. Also, f dash z naught can be written as f dash z equal to ux plus iota vx, where the partial derivatives are to be evaluated at x naught comma y naught. मीन्स हमारे पास एक fz फंक्शन होगा uxy प्लस iota vxy, f डैश z एग्जिस्ट करता होगा, मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पर, z नॉट पॉइंट पर। अब जो उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे
यानी कि यू एक्स यू वाई और वी एक्स वी वाई ये एग्जिस्ट करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट पर, और ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारी सी आर इक्वेशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एफ डैश जेड नॉट कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, जहाँ पे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं कहाँ पर इवेल्युएट होंगे, जो हमारे पास पॉइंट होगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट उस पर। प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और एफ डैश जेड नॉट हमारा एग्जिस्ट करता है। अब शो क्या क्या करना है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई सारे के सारे हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पर, जो हमारे पास पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर, और वो हमारे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड सेटिस्फाई यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये हमारी हैं सी आर इक्वेशंस। और फिर हम एफ डैश जेड नॉट को कैसे लिख पाएंगे, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स में। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। डेल्टा जेड क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या बनेगा, याद है पिछले लेक्चर में ही करा है। डेल्टा डब्ल्यू हमारा, मैंने किसको लिख दिया था, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड को, जब वो लिमिट निकाली थी। ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट। अब क्या करते हैं, जेड नॉट की जगह पर ये पुट करते हैं, डेल्टा जेड की जगह पर ये पुट करते हैं। सो एफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। सो दिस इज एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट ले लिया आयोटा एफ वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं किया, रियल पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लेके कर दिया, और बाकी एज इट इज। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u और v की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, u x कॉमा वाई। अब मेरा x कॉमा वाई क्या बन चुका है, ये और ये। सो u एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंबाइन करके लिख लेते हैं। सो डेल्टा डब्ल्यू इज यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स
कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, अब हमारे पास क्या था एजम्पशन कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है। एज्यूम दैट द डेरिवेटिव एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड एग्जिस्ट। पिछली क्लास में बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, यही था ना, इसी को एफ डैश जेड कह देते थे। नाउ वी नो दैट एफ डैश जेड नॉट is equals to limit delta x comma delta y tends to 0 comma 0 real part of delta w upon delta z plus iota times limit delta x comma delta y tends to 0 comma 0 और यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट डेल्टा w अपॉन डेल्टा z का। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। सो हमें पता है कि एफ डैश जेड नॉट हमारा एग्जिस्ट करता है। Therefore the limit as delta x comma delta y tends to 0 comma tends ठीक है delta x comma delta y tends to 0 comma 0 exist along any curve अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं डेल्टा w अपॉन डेल्टा z। ये हमारा कैसा होगा, जो ऊपर मैंने डेल्टा w निकाला है ना ये वाला, इसको कुछ नहीं करना, डेल्टा z से डिवाइड कर देना हमने। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा w अपॉन डेल्टा z इज इक्वल्स टू यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा जेड। सो डेल्टा जेड क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अगर जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो डेल्टा जेड बन जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और जो दूसरे वाला था प्लस आयोटा वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। इसको एक हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब इसकी लिमिट्स देखते हैं। लेट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंड टू 0 comma 0 horizontally through the points delta x comma 0 यानी कि रियल एक्सिस होगी, डेल्टा एक्स कॉमा 0 टेंड्स टू 0 comma 0 यानी कि यहाँ पे डेल्टा वाई मेरा 0 है।
देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देन इक्वेशन 2 becomes यहाँ पे बस मैंने सिर्फ डेल्टा वाई को 0 करना है, सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसकी लिमिट लेनी है। 10 लिमिट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0,0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड। अब बताओ लिमिट क्या आएगी? देखो, अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 होगा तो ये क्या बनेगा, वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये तो हमारा पूरा 0 हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अब यहाँ पे रियल पार्ट देखना है। अच्छा, देखना ही सिर्फ रियल पार्ट का है, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते ना, वो तो फिर कुछ हमारे पास आने ही नहीं वाला, 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारा ये बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब सिमिलर मैनर में हम क्या निकाल सकते हैं, एंड लिमिट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0,0 इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर ux x नॉट कॉमा वाई नॉट एंड vx x नॉट कॉमा वाई नॉट डिनोट द फर्स्ट ऑर्डर partial derivatives with respect to x of the functions u and v respectively at x नॉट कॉमा y नॉट। ठीक है, on substituting these limits in equation 1, then equation 1 becomes, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली, ये इक्वेशन 1 थी। तो ये बनेगी हमारी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। अब सिमिलर मैनर में अभी मैंने हॉरिजॉन्टली लिमिट चेक करी, अब मैं वर्टिकली चेक करती हूँ। लेट डेल्टा जेड टेंड टू 0 वर्टिकली।
through the points जीरो कॉमा डेल्टा वाई। अब इस केस में हमारा डेल्टा एक्स जीरो होगा, देन इक्वेशन 2 becomes अब इसमें मुझे क्या करना है, डेल्टा एक्स को जीरो पुट करना है, तो ये हट गया, ये हट गया यहाँ से, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट ले लूंगी और यहाँ पे ये जो हमारा आयोटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा है तो मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज कर दूंगी। तो हमारे पास रैशनलाइज करने के बाद क्या बचेगा, माइनस आयोटा यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, पहले रियल पार्ट, सो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा वाई। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, बताओ कोई, ये बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v y x नॉट y नॉट। सिमिलर मैनर में लिमिट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ डेल्टा w अपॉन डेल्टा z माइनस डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, ये क्या बनेगा हमारा, यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन डेल्टा वाई। सो माइनस यू वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, सो ऑन substituting these limits in equation 1, इक्वेशन 1 में जब मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू वी वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस आयोटा यू वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, where the partial derivatives of u and v are with respect to y. As f dash z नॉट exist, अब f dash z नॉट exist करता है तो जो हमारे पास ये लिमिट आ रही है ये इक्वल होंगी ना, these both values of 3 and 4, 3 and 4, 3 हमारा ये वाला, 4 हमारा ये वाला, अब ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट इसका है यू एक्स, ये हो जाएगा वी वाई के इक्वल और इसका इमेजिनरी पार्ट है वी एक्स, तो वी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस यू वाई। सो यू एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू वी वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट
minus iota uy x naught comma y naught. So this implies ux x naught comma y naught is equals to vy and minus uy यही हमने प्रूव करना था. Hence showed. प्रूफ क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एफ जेड हम ले रहे हैं जेड स्क्वायर. अब ये क्या होगा बताओ? एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर. ओपन करो. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. दिस इज क्लियरली डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. And f dash z is 2z. Now अब हमें CR इक्वेशंस वेरीफाई करनी है. सबसे पहले रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2xy. पहले ux और uy निकालते हैं. ux 2x है, uy हमारा माइनस 2y है. vx हमारा क्या होगा? 2y. vy हो जाएगा 2x. सो ux इक्वल टू vy आ रहा है? आ रहा है ना? 2x इक्वल टू 2x एंड uy इक्वल टू माइनस vx. माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2y. इससे हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. Therefore CR equations are satisfied. Moreover, अब अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो ऊपर वाले थ्योरम से f dash z कैन बी रिटन एज ux प्लस आयोटा vx. ux क्या था? 2x प्लस आयोटा 2y. अब इसमें 2 कॉमन लो, x प्लस आयोटा y 2z. देखो f dash z अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो भी मेरा 2z आ रहा है. CR इक्वेशंस की हेल्प से करूं तो भी मेरा 2z आ रहा है. अब क्योंकि हमारी जो ये CR इक्वेशंस हैं ये नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट अ पॉइंट z नॉट. तो अब हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? f के ऐसे पॉइंट्स निकालने के लिए जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे. जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, सेम ही एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. तो पिछली क्लास में मैंने कराया था तो मैंने इसको डिफरेंशिएबिलिटी वाली डेफिनेशन से कराया था. अब हम इसको करेंगे CR इक्वेशन से. मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई. सॉल्व करके करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 आयोटा. अब यहाँ पे देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. ux क्या आएगा? 2x आएगा. uy हमारा क्या आएगा? 2y. सो vx इज 0, vy इज 0. अब एक बात देखो ux uy के बराबर नहीं आएगा, सॉरी ux vy के बराबर नहीं आएगा और uy हमारा माइनस vx के बराबर नहीं आएगा अगर z हमारा नॉन जीरो. अगर z जीरो है तब तो कोई इशू नहीं है, तब हो जाएगा ना. z अगर जीरो है तो ये 0x प्लस आयोटा 0y मतलब 0 प्लस 0 आयोटा. यानी कि इफ द CR इक्वेशंस are to be hold
at a point x comma y, it follows that 2x equal to 0 and 2y equal to 0. This implies x is 0 and y is 0. यानी कि इससे मुझे ये पता चल गया कि जो हमारा एफ डैश जेड है वो कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन जीरो पॉइंट पर। वहां पे भी यही आया था ना जब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से करा था कि नॉन जीरो पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वहां पे भी। तो अब हमने इसको सीआर इक्वेशन से भी चेक कर लिया। क्लियर है ये? इस टाइम तो अब हमारा यस मैम ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो कल हम नेक्स्ट वाला सेक्शन करेंगे, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये मैं अभी नोट्स भेज दूंगी, तो ना इसकी थ्योरी पार्ट सारी ही पढ़ लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में कंफ्यूजन होने लग जाएगी कि कैसे हो रहा सब कुछ। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे 12:30।